नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है स्वाभिमान। आंटी, आप फ्री हो तो थोड़ी देर में आपके पास बैठ जाऊं? मन नहीं लग रहा है, घर की बहुत याद आ रही है। आपके पास बैठती हूँ, बातें करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। वैशाली कुमुद जी से पूछ रही थी। कुमुद जी बोली, हाँ आ जाओ ना, आज इतवार है, मेरे बच्चों की भी तो छुट्टी है। मैं भी फ्री हूँ। वैशाली कुमुद जी के घर में रेंट पर रहती थी। कुमुद जी का एक बड़ा सा घर था, लेकिन रहने वाले सिर्फ दो, कुमुद जी और उनके पति कार्तिक जी। उनके दो बेटे हैं जो बाहर रहते हैं और दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों अपने परिवार के साथ बाहर नौकरी करते हैं। कुमुद जी और कार्तिक जी का अपना अपना कमरा है और दोनों बेटों का भी अपना अपना कमरा है। वे दोनों कभी कभार आते हैं तो रहते हैं। इसके अलावा भी दो कमरे हैं। एक कमरा जो घर के गेस्ट के लिए बनाया गया था, वो घर से थोड़ा सा अलग था। गेस्ट को अंदर घर में ना आना पड़े, तो सारी सुविधाएं उस कमरे में ही साथ में थी। घर के लोग कम हो गए, गेस्ट के नाम पर कभी कभार कोई ही आता था, तो उस कमरे को वैशाली को रेंट पर दे दिया। वैशाली एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी और अकेले रहती थी। स्वभाव की बहुत ही अच्छी और जल्दी कुमुद जी से घुल मिल गई थी। कुमुद जी घर में ही ट्यूशन लेती थी। आज इतवार की छुट्टी है तो वैशाली और कुमुद जी दोनों ही फ्री है। वैशाली का अकेले कमरे में मन नहीं लग रहा था, तो सोचा कि कुमुद जी के पास आकर थोड़ी देर बैठ जाए। वैशाली कुमुद जी से बोली, आंटी, एक बात आपसे पूछूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अब ये तो बात पे डिपेंड करता है ना कि तुम क्या पूछ रही हो। कुमुद जी हंसते हुए बोली, आंटी, मैं तो घर से सटे ही रहती हूँ, लेकिन आपको और अंकल जी को कभी बात करते नहीं देखा। वैसे हमेशा तो नहीं रहती हूँ, लेकिन फिर भी 1 महीने से ज़्यादा हो गया है मुझे यहाँ रहते। कभी भी आप दोनों को साथ नहीं देखा। वैशाली डरते हुए बोली। वैशाली को महसूस हुआ कि इस बात से कुमुद जी का मूड बहुत ख़राब हो गया है। सॉरी आंटी, अगर आपको बुरा लगा हो तो जाने दीजिए, कुछ और बात करते हैं। वैशाली बात को बदलते हुए बोली। उसे लग रहा था कि ऐसा सवाल पूछकर कहीं कोई गलती तो ना कर दी। कुमुद जी ने बगल में रखे टेबल पर से पानी का गिलास उठाया और पानी पीकर राहत की सांस ली। वैशाली का सवाल उनके दिल की कोई दबी हुई आग को हवा दी गया था। वैसे तो उस आग को कोई पानी नहीं बुझा सकता था, लेकिन उस वक्त पानी कुछ राहत दिया। मुकुट जी को इतना परेशान देख वैशाली सोचने लगी कि ऐसा भी क्या पूछ लिया मैंने। आखिर एक मामूली सा सवाल पर आंटी इतना परेशान क्यों हो रही हैं? कुमुद जी थोड़ी स्थिर हुई तो बोली, वैशाली, वैसे तो ये सवाल बहुत आसान है, सच मानो तो कोई सवाल है ही नहीं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत कड़वा सवाल है। कुमुद जी बोल रही थी और वैशाली जिज्ञासा भरी नज़रों से कुमुद जी को देख रही थी। दरअसल हम लोग साथ नहीं रहते। मैं और कार्तिक एक घर में ज़रूर रहते हैं, लेकिन अलग अलग। पति पत्नी को अलग होने के लिए किसी डिवोर्स पेपर पर साइन करना ज़रूरी नहीं होता। जब दिल में अलगाव हो तो बिना डिवोर्स पेपर पर साइन किए हुए भी अलग रहा जा सकता है। वैशाली आश्चर्य से कुमुद जी का चेहरा देख रही थी और अचंभित थी कि कुमुद जी और कार्तिक जी एक साथ घर में रहते हुए भी, और आंटी कह रही हैं कि ये एक अनकहा डिवोर्स है। ये कैसा अजीब सा रिश्ता है कुमुद जी और कार्तिक जी का। कुमुद जी पलंग के एक किनारे पर तकिया लगाकर टेक कर बैठ गई। बगल में वैशाली भी बैठी। कुमुद जी ने यादों के गलियारों में खोते हुए कहना शुरू किया। मेरे पिताजी एक मामूली अध्यापक थे। हम लोग 3 भाई बहन थे। मैं सबसे छोटी और सबसे बड़े 2 भाई। हम 5 लोगों के परिवार को पिताजी अपनी छोटी सी नौकरी से बड़ी मुश्किल से चलाते थे। घर पर भी ट्यूशन लेते थे। इंटर के बाद मेरी शादी की बात चलने लगी। घर की स्थिति की वजह से मैं भी ज़्यादा जिद नहीं कर पाई कि मुझे और आगे पढ़ाई करनी है। पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन अपने माता पिता पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहती थी। बीए में 1 साल ही हुआ था कि कार्तिक के यहाँ से रिश्ता चला गया। कार्तिक का परिवार मेरे परिवार से ज़्यादा संपन्न था। कार्तिक का अपना व्यापार था। कार्तिक के पिताजी की डिमांड तो थी, लेकिन इतना कि मेरे पिताजी पूरा कर पाते शायद। हमारे यहाँ बेटी जन्म के साथ ही दहेज जोड़ने जो लगते हैं, पिताजी भी जोड़ कर रखे होंगे शादी के लिए। खैर, सबकी सहमति बन गई। उस जमाने में लड़का लड़की एक दूसरे को
देख लिए इतना ही काफ़ी था। शादी से पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और शादी कर मैं यहाँ आ गई। मेरी भी बहुत ज़्यादा उपेक्षा नहीं थी कार्तिक से। बस जो एक मध्यम वर्गीय घर से आई लड़की की होती है, अपने पति से बस अच्छा व्यवहार करे, मुझे और मेरे मायके वालों का थोड़ा सम्मान करे। मैंने कभी कीमती कपड़े, गहने या नौकर चाकर की तो उम्मीद भी नहीं की थी। नई नई जब इस घर में आई तो अजीब सा माहौल मिला। घर में मर्दों की हुकूमत चलती थी। मेरी सासू माँ भी ससुर जी से डर डर कर ही बात करती थी। कार्तिक का स्वभाव भी कड़क था। मेरे मायके में भले ही कम पैसा था, लेकिन हम पांचों डरते नहीं थे किसी से कोई बात करने में। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा था। मैं भी ज़्यादा बात नहीं करती थी कार्तिक से, बस काम की बातें। कार्तिक भी हाँ हूँ में जवाब देते और घर से निकल जाते। व्यापार दोनों बाप बेटा मिलकर चलाते थे। मुझे लगता व्यापार का ज़्यादा काम रहता होगा, इसलिए भी ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन अजीब सा ज़रूर लगता, क्योंकि कार्तिक कभी कभी 2-3 दिन तक घर नहीं आते। कोई कपड़ा वगैरह भी घर से नहीं ले जाते। सासू माँ से पूछती, सासू माँ गोल मटोल सा जवाब दे देती कि होगा बाहर कोई काम। मैं सोचती काम तो दिन में होगा या रात में, और अगर शहर के बाहर जाएंगे तो कपड़ा और ज़रूरत का सामान भी तो ले जाएंगे। एक बार 3 दिन तक घर नहीं आए, चौथे दिन आए तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं पूछी, कहीं बाहर गए थे क्या? तो क्या तुम्हारी आरती करूं घर में बैठकर? कार्तिक का ऐसा जवाब सुनकर मैं दंग रह गई। ये कैसा जवाब है? आखिर मैं पत्नी हूँ। मेरा पति कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझे जानने का अधिकार है। फिर भी मैंने डरते हुए भी पूछा। 3 दिन हो गए थे इसलिए। मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि कार्तिक ने ज़ोर से मेरी बाह पकड़कर बगल के बेड पर धकेलते हुए कहा, टीचर की बेटी हूँ तो मुझ पर टीचरी दिखाओगी। मेरी मर्जी, जब आऊँ जब जाऊँ, मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत मत करना। कार्तिक का ऐसा रूप देखकर मैं डर गई और दुखी भी बहुत हुई। क्या सोचा था और क्या मिल रहा है। अकेले में बैठकर बहुत रोई। किससे कहती, कहाँ जाती। माँ पिताजी तो खुद ही परेशान हैं अपनी आर्थिक स्थिति से, ऐसे में उन्हें क्या परेशान करती। कितनी मुश्किल से तो मेरी शादी की थी। उन लोगों को कुछ भी नहीं कह सकती थी। सासू माँ को ही थोड़ी बहुत जानकारी थी कार्तिक के व्यवहार के बारे में। सासू माँ बोली, काम से परेशान होगा इसलिए तुम पर गुस्सा निकाल दिया होगा। लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा था सासू माँ जवाब कुछ और दे रही थी और उनका चेहरा कुछ और कह रहा था। इसी तरह 6 महीने बीत गए। मेरे बड़े बेटे के आने की आहट हुई। मैं खुश थी कि इस वीरान ससुराल में कोई तो मेरा अपना होगा। इसी बहाने मुझे मायके जाने का मौका मिला। गौरव के जन्म तक वहीं रही। मायके की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, इसलिए जल्दी वहाँ से वापस आ गई। ससुर जी की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। कार्तिक ही अब सारा व्यापार देखने लगा था। गौरव के आने के बाद कार्तिक कम से कम रोज़ घर आने लगा था। गौरव के साथ खेलता, खुश होता। मुझे लगा शायद इस बार अब सब कुछ ठीक कर देंगे। कुछ ही दिनों के बाद फिर छोटे बेटे सौरभ के भी आने का एहसास हुआ। इस बार मैं मायके नहीं गई। ससुर जी की तबीयत भी खराब थी और मैं मायके पर बोझ नहीं डालना चाहती थी। अभी सौरभ का जन्म भी नहीं हुआ था कि ससुर जी चल बसे। कुछ दिन बाद सौरभ भी पैदा हो गया। मैं बच्चों में और अपने घर में उलझ गई। कार्तिक का वही रवैया फिर से शुरू हो गया। घर आता, खाना पीना खाता, बच्चों के साथ खेलता और चला जाता। मुझसे मुश्किल से ही बात होती। बस घर खर्च के बारे में कहती तो पैसे रख देता। कभी 1 दिन बाद तो कभी 2 दिन बाद घर आता। मुझे बस इतनी संतुष्टि थी कि बच्चों के प्रति अपना फ़र्ज़ तो निभाता है। एक अच्छा पति ना बने तो ना बने, पर एक अच्छा पिता बन जाए। मैं पत्नी से माँ बन चुकी थी। मेरे बच्चों की खुशी ही अब मेरे लिए सब कुछ था। यादों के पुराने पन्नों पर भले ही वक्त का धूल पड़कर कुछ धुंधला कर दे, लेकिन जब जब बीती बातों की फिर से हवा चलती है और धूल हटती है तो सारे शब्द साफ साफ दिखने लगते हैं। वैशाली चाय बनाकर लाई। वैशाली को फिर से कुमुद जी को टोकना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मन में उत्सुकता का सैलाब उमड़ रहा था। चाय पीते पीते कुमुद जी खुद ही आगे कहने लगी। इसी तरह 5 वर्ष बीत गए। बच्चे बड़े हो रहे थे। मायके में दोनों भाई की शादी हो गई थी। पिताजी गुजर गए। दोनों भाई कोई नौकरी नहीं कर पाए। अपनी छोटी मोटी काम से किसी तरह गृहस्थी चला रहे थे। एक बार 3 दिन के बाद कार्तिक आया।
मैं दोनों बच्चों को लिए अपने कमरे में थी। सासू माँ के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी। शायद कार्तिक सासू माँ के कमरे में गया होगा और उन दोनों में कोई बहस हो रही हो। यह सोचकर मैं धीरे धीरे सासू माँ के कमरे की तरफ जाने लगी। अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा है, अब तो सुधर जा। क्या सिखाएगा अपने बेटे को? वही जो तूने अपने बाप से सीखा है। तेरे बाप ने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी, तू अपनी बीवी की बना रहा है। अब क्या यही परंपरा आगे चलाएगा? सासू माँ के ऐसे वचन सुनकर मैं रुक गई। सुनाई तो साफ साफ दे रहा था, लेकिन बात समझ नहीं आ रही थी। कैसा नरक? क्या कमी है उसे यहाँ? खाती है, पहनती है, बच्चे पालती है, और क्या चाहिए उसे? कार्तिक का जवाब था, क्या इतना ही काफ़ी होता है किसी पत्नी के लिए? व्यवहार देखा है अपना? जब चाहे उस पर हाथ उठाता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है। वो तो सिर्फ बच्चों के कारण सब सह रही है। तेरी ये करतूत तो पता ही नहीं है उसे। जब ये पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेगी। क्या मतलब? क्या करेगी? देखो माँ, मुझे धमकी मत दो, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। हाँ, रहता हूँ मैं दूसरी औरत के साथ। कोई रोक कर दिखा दे, क्या कर लेगी वो? जाना है तो जाए अपने बाप के घर। है कौन इसे देखने वाला? बाप तो मरा है और भाई है, खुद का बोझ तो उठा नहीं सकता, इसका क्या उठाएगा? लेकिन कह देना उसे, जहाँ मरना है मरे जाकर, मेरे बेटों को हाथ नहीं लगाएगी। अच्छा, पाल लेगा बिना माँ के बच्चे? सासू माँ की आवाज़ आई। मेरे कानों में एक ही शब्द गूंज रहा था, दूसरी औरत। अंधेरा सा छा गया मेरी आंखों के आगे। कानों में सन्न सा बज रहा था। पति का व्यवहार बुरा था, सह रही थी। समय नहीं देता था, वो भी सह रही थी। सोच रही थी कि शायद काम की परेशानी होगी, लेकिन कोई और औरत है इसकी ज़िंदगी में, यह तो कल्पना भी नहीं की थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं आगे उन लोगों की बात नहीं सुन पाई। अपने कमरे में आ गई और दोनों बच्चों को कलेजे से लगाकर रोने लगी। थोड़ी देर के बाद कार्तिक कमरे में आया। दिल कर रहा था उसे धक्के देकर घर से निकाल दूं या फिर चिल्लाकर पूछूं कि ये सब क्या है, लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ थी। अपने आप को पूरी तरह बेबस और असहाय महसूस कर रही थी। कार्तिक की तरफ नफरत भरी नज़रों से देखा। कार्तिक मुझ पर गुर्राया। क्या है? क्यों घूर रही है मुझे? मेरी गोद से गौरव को खींचना चाहा, लेकिन उसकी कड़ी आवाज़ से गौरव डर गया। मुझे कसकर पकड़ा हुआ था। शायद कार्तिक को आभास हो गया था कि मुझे उसके नाजायज़ संबंध के बारे में पता चल गया है, लेकिन उसे फ़र्क ही क्यों पड़ने वाला था। थोड़ा पुचकार कर गौरव को गोद में लिया। सौरभ को भी मेरे गोद से छीनता हुआ लिया। थोड़ी देर दोनों के साथ खेलकर जाने लगा। कमरे से बाहर निकला तो मैं भी बाहर आकर उससे पूछी। बच्चों के सामने ये सब बातें नहीं करना चाहती थी। मैं पूछी, कहाँ जा रहे हैं? इतनी बार कहना पड़ेगा मुझे कि मुझसे हिसाब मत लिया कर। क्यों ना लूँ? पत्नी हूँ आपकी। मेरे रहते आप दूसरी औरत से संबंध रखिए और मैं बस चुप रहूँ? तड़ाक से एक तमाचा मेरे मुंह पर जड़ते हुए बोला, तुझे क्या लगा एक गरीब घर की लड़की लाने का शौक चढ़ा था मेरे पिताजी को? तुझे इसलिए लाया गया क्योंकि उससे शादी नहीं कर सकता था, वो शादीशुदा है। और ज़्यादा बताना मैं ज़रूरी भी नहीं समझता तुझे यहाँ खाना कपड़ा मिल रहा है ना, तो चुपचाप अपना मुंह बंद करके रख और अपने बच्चों पे ध्यान दे। इससे ज़्यादा सवाल जवाब करने की कोशिश मत करना। कहकर कार्तिक चला गया। मैं पूरी तरह बिखर चुकी थी। दर्दनाक ज़िंदगी जी सकती थी, ये जिल्लत की ज़िंदगी नहीं। गरीब हूँ तो क्या, मुझ में कोई स्वाभिमान नहीं है? मैं वहीं बैठकर रोने लगी। सासू माँ मेरे कंधे पर हाथ रखी। मैं सासू माँ से लिपट कर रोने लगी। सासू माँ बोली, मुझे माफ़ कर दे मेरी बेटी, इस घर में मेरा कुछ नहीं चलता। इसका बाप भी ऐसा ही था, उसका भी संबंध दूसरी औरत से था। मेरे मना करने पर मुझे मारता पीटता। बहुत कोशिश की कि कार्तिक पर बाप के इस पाप का साया ना पड़े, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई। तुम कोशिश करना कि तुम्हारे बेटों में ऐसे संस्कार ना आए। थोड़ी देर तक सासू माँ से लिपटी रही, फिर अपने कमरे में आ गई। अपने बेटों को गले से लगाकर मन ही मन कही, अपने बाप का यह संस्कार हरगिज़ ना लेना मेरे बेटो। कार्तिक का सच जानने के बाद वो मेरे मन से पूरी तरह उतर चुका था। इतने बड़े धोखे के बाद लगा ऐसी ज़िंदगी से तो मौत बेहतर है। दिल में आया कि खुदकुशी कर लूं, लेकिन बच्चों को किसके सहारे छोड़ती। बाप तो खुद राह भटका हुआ था,
वो क्या संभालता बच्चों को। नफरत होने लगी कार्तिक से। कोई रास्ता नहीं था। बच्चों की खातिर खून का घुट पीकर जीने लगी। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कार्तिक घर आता है या नहीं। दूरियां बढ़ने लगी। बस बच्चे ही बीच में डोर थे, जिसकी वजह से उससे बात करनी पड़ती, लेकिन बात करने का अंदाज वही रहता। कुछ दिन बाद सासू माँ की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी। एक दिन सासू माँ अपने पास मुझे बैठाकर कहने लगी, बेटी मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। मेरा बेटा तेरे लायक नहीं था, लेकिन मैं क्या करूँ, माँ हूँ। बेटा चाहे जितना भी कपूत हो, माँ का दिल निष्ठुर नहीं बन सकता। मुझे लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरे और मेरे बेटे का ख्याल रखना बहू, और मुझे माफ़ कर देना। मेरे बेटे की वजह से तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ रहा है। मैं क्या कहती, बस सुन रही थी। उसके कुछ दिन बाद ही सासू माँ चल बसी। अब मैं और भी अकेली हो गई थी घर में। बच्चे बड़े हो रहे थे। बच्चों की जिम्मेदारियों में कार्तिक कभी पीछे नहीं रहा। उनकी पढ़ाई हो या कोई भी ज़रूरत हो पूरी कर देता था। इसी बात की संतुष्टि थी मुझे। मैं बच्चों के लिए जी रही थी। बच्चे भी पिता की मेरे प्रति व्यवहार से गुस्सा करते थे। मैं सोचती थी बच्चे तो मुझे समझेंगे कि सिर्फ उन लोगों के लिए उनके पिता के दुर्व्यवहार को झेल रही हूँ। मैं गौरव सौरभ से उनके पिता के अवैध संबंध के बारे में कभी जिक्र नहीं करती। उन लोगों से कहती कि पापा को ज़्यादा काम रहता है, इसलिए चिड़चिड़े से रहते हैं और उसी काम से बाहर भी रहते हैं। गौरव मैट्रिक में पहुंच गया था और सौरभ 8वीं में। पता नहीं कार्तिक का शायद उस औरत से संबंध टूटा या पता नहीं क्या हुआ। कार्तिक अब रोज़ घर आने लगा था। मैं उससे कुछ पूछना भी नहीं चाहती थी, ना ही कार्तिक ने कुछ बताया। कार्तिक का स्वभाव बदलने लगा। अब मुझसे झगड़ा भी नहीं करता और मुझसे ढंग से बात करने की कोशिश करता, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी उससे बात करने में। बच्चे भी अब पिता से बात करने लगे थे। पहले ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी उन लोगों में। बस पढ़ाई के बारे में पूछा, खर्च के बारे में, बस कुछ खास नहीं। अब दोस्तों के बारे में भी बातें होने लगी थी, लेकिन मेरा दिल अपना अपमान नहीं भूल सकता था। जाने कितनी बार उसने मेरे अस्तित्व को नकारा। पत्नी होते हुए भी दूसरी औरत से संबंध रखा। मेरे माता पिता का हजारों बार अपमान किया। चोट मेरे शरीर पर देता था वो, लेकिन हर बार मेरा स्वाभिमान घायल हुआ है। जिंदगी भर के दिए दर्द को मैं भूल भी जाऊं, क्योंकि वो अब सुधर गया है। उसकी मर्जी, जब चाहे गलत व्यवहार करे, जब चाहे अच्छा बन जाए, और मैं उसके हर व्यवहार को झेलूं। जब दुष्ट बने तो उसके हाथों से मार खाऊं, और जब अच्छा बन जाए तो सब भूलकर उससे प्यार से बातें करूं। मुझसे नहीं हो पाया। बच्चों ने कहा, छोड़ो ना मम्मी, जब पापा वैसे थे तो थे, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया है ना, अब क्यों पुरानी बातें लेकर बैठी हो। बच्चों से क्या कहती, जब वैसे समय में उनके पिता के खिलाफ कुछ ना कही, तो अब तो उन लोगों के रिश्ते और भी अच्छे बन रहे थे, लेकिन मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर पाई। बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई, नौकरी, फिर शादी। जहाँ ज़रूरत रहती बात करती, बस उसके बाद नहीं। जब बच्चे बाहर चले गए तो बीच की डोर भी लगभग ख़त्म हो गई। जब रिश्ते ही नहीं बचे तो साथ कैसा। एक अनकहा डिवोर्स हो गया। दोनों में बातचीत लगभग बंद हो गई। मैं अपना मन लगाने के लिए घर में ही ट्यूशन लेने लगी। इसमें मेरा अपना खर्च तो निकल ही जाता है। रहा इस घर में रहने की बात, तो जिस घर में मैंने पूरी ज़िंदगी दी हो, उस घर में रहने का मेरा भी अधिकार है। इसमें किसी का कोई एहसान नहीं है। इसलिए एक घर में रहकर भी हम लोग अलग अलग रहते हैं। भले ही लोग कहते हों इस उम्र में इतना स्वाभिमान कैसा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं माफ़ नहीं कर पाई तो नहीं कर पाई। अक्सर तो ऐसा ही होता है, मर्द जितना चाहे पत्नी को सता ले, अत्याचार कर ले, और एक उम्र के बाद अचानक से साधु का चोला पहन कहे कि मैं सुधर गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो, सब कुछ नॉर्मल करो और एक नॉर्मल ज़िंदगी जियो। क्यों पत्नी की ये मजबूरी? क्योंकि चाहे उसका ज़मीर कहे या ना कहे, उसके पति को माफ़ कर एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए। मैं नहीं कर सकती। लोग मुझे स्वाभिमानी कहें या अभिमानी, मैं एक नॉर्मल पति पत्नी की तरह रिश्ता नहीं निभा सकती। कहते कहते कुमुद जी पसीना पसीना हो गई। वैशाली पानी लाकर दी। वैशाली बोली, बिल्कुल सही कहती हैं आंटी, ये आप पर है कि आप अपने रिश्तों को कैसे जीती हैं। जब दिल कहे ही ना किसी को माफ़ करने के लिए, तो चाहे उम्र जो भी हो, माफ़ कैसे करे। वैशाली अपने कमरे में चली गई।
कुमुजी आसमान में शून्य की तरफ देखने लगी।